नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं और यह क्लास अब रेगुलर चैनल पे बने रहेगी। इसलिए क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर हम कह लें स्वयं शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है ये फिर से आपको अक्टूबर मध्य तक देखने को मिल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा कि 30 सितंबर को अभी जो है 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा 69 का। उसके बाद 70 का आएगा बारी। तो इन दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, जो कि सिलेबस एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो क्यों ना हमने सोचा कि आपको अभी से ही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। इस पर्पस से हमने आज का क्लास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से उठाने का कोशिश किया है। लास्ट पर समय में जब आ जाता है तो पिछले बार देखे होंगे आप सभी कि लास्ट समय में आ जाता है तो लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट पे निर्भर हो जाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी से हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर पढ़ते चलें और चीज़ों को समझते चलें, ताकि बाद में जब हमारा नोटिफिकेशन ऑफिशियली जब जारी किया जाए तो उतना प्रेशर ना हो और अच्छे ढंग से हम चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के पर्पस से हम यह स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, यह शिक्षक भर्ती के लिए भी है और बीपीएससी जो 17वीं देने वाले हैं उनके लिए भी है। कंटेंट कोई अलग नहीं होता है। तो आज हम करने वाले क्या हैं, तो सबसे पहले प्यारे साथी हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलते हैं। हम क्रम वाइज चलेंगे। पहले हम प्राचीन भारत को कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर आपका आधुनिक। एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा इसी चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, यह 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के हम समय काल को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पे भारत में पुरातात्विक स्थल की खोज का कार्य संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब आपसे यहीं पे पूछ दिया जाएगा पहला क्वेश्चन को पकड़िएगा, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा, पुरातात्विक स्थलों की खोज करने वाला भारत की वह कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है। तो आपको याद रखना होगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, और इस विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में किसने की थी, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, हर चीज़ हम जीरो से चल रहे हैं। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, धन के अभाव में शीघ्र ही इस विभाग को बंद कर दिया गया है और आगे भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड मियो के द्वारा 1871 ईस्वी में पुनः इस विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया है। ठीक है, देखिए शुरुआत में जो है यह 1861 ईस्वी में जो है यह क्या बना था, तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय अर्थात हम कह ले पुरातात्विक स्थलों की खोज करने वाला एक विभाग बनाया गया था, जो कि धन की कमी के कारण उसमें बजट नहीं हो रहे थे या फिर उसको पूर्ति नहीं की जा रही थी सरकार के द्वारा, जिस कारण से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, फिर पुनः इसकी क्या की गई, स्थापना की गई कब, तो 1871 ईस्वी में। किनके द्वारा, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मियो के द्वारा। और इसके प्रथम महासचिव कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। कोई दिक्कत, इतना तो समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। प्यारे साथी ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल के संबंध में है। हम पढ़ेंगे, अभी हम उसको नहीं लिए क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और थोड़ा सा वहाँ
आप लेंदी एक टॉपिक है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इतिहास के अलग अलग कालखंडों में हम ऐसे देख सकते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रागीय ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागीय ऐतिहासिक काल में भी अलग अलग कालखंड हैं, तो इस प्रकार से हम वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी समझिएगा, बस इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इस सभ्यता जो है यह मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन रही है। अर्थात हम अगर बात कर लें तो यह जो सभ्यता अपनी भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, यह उस समय की मेसोपोटामिया और कौन है तो मिस्र, इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी सन दूसरे देशों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे मिस्र में और मेसोपोटामिया में भी अलग अलग सभ्यताएं देखी जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं पे। यहाँ पे सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंस ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। किसने लिखी थी? नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से ही आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है हड़प्पा के विशाल टीले की ओर संकेत किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेमस ने क्या किया था? तो प्राचीन सभ्यता के दबे की बात लिखी थी अपनी पुस्तक में, और वह यह भी कहते हैं कि हड़प्पा के विशाल टीले की ओर संकेत भी करते हैं। कब? तो 1826 में। टीले का मतलब क्या होता है? आपके मन में यह क्वेश्चन हो रहा होगा, सर टीले का मतलब क्या होता है? प्यारे साथी, टीले का मतलब होता है बालू का ढेर, या फिर कह ले हम ऊंची ऊंची स्थान, ठीक है, एक प्रकार से, तो उसको टीले कहते हैं। ठीक है, पर्वत नहीं समझिएगा। टीले का मतलब होता है बस बहुत सारे मतलब पठार टाइप का जमा हुआ ऊंचा ऊंचा चीज़ होता है ना, उसको हम टीले कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं समुद्र के पास देखते होंगे आप लोग कि बालू का ढेर बना देता है, तो उसको क्या कहते हैं? टीले कहते हैं। गंगा के पास बालू का जो ढेर होता है उसको क्या कहते हैं? टीले कहते हैं। तो इस तरह से समझिएगा, बहुत आसान शब्दों में हम लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो 1853 से लेकर 56 तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का अवलोकन किया, मतलब यहाँ की जांच पड़ताल की, और वह क्या किया? तो इसी प्रकार इस स्थल का महत्व नहीं समझ सके। मतलब हम अगर बात कर लें तो सर्वप्रथम लोगों को जो है हड़प्पा की ओर आकर्षित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो चार्ल्स मेसन है। ठीक है, कब? तो 1826 में। उसके बाद अलेक्जेंडर वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ के सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फिर 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तृतीय अध्यक्ष, जो कि कौन थे? तो जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह जो है दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप पूरा इतने कहानी को याद रखें ना रखें, ये दो व्यक्ति को याद रखिएगा, एक दयाराम साहनी और एक राखल दास बनर्जी। ये दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं हमेशा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण की अगर हम बात कर लें तो इसके एक नहीं कई अलग अलग नाम है, जिसमें हम अगर बात कर लें तो सबसे पहला तो आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि जॉन मार्शल ने इस नाम को दिया था। आगे बढ़ते हैं तो इसके अन्य नाम भी है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कांस्य युग सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आप सिंधु घाटी सभ्यता ही रट के मत दिमाग में रखिएगा। हो सकता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता ना देकर क्या दे दे, तो प्रथम नगरीय सभ्यता भारत की कौन सी थी, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है? तो प्यारे साथी समझिएगा, इराक स्थित मेसोपोटामिया, देखिए अभी हम क्या बोले थे ऊपर में कि हम मेसोपोटामिया पर चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, यह कहाँ की सभ्यता थी? तो इराक की सभ्यता थी, याद रखिएगा। और इराक की सभ्यता की अगर हम बात कर ले तो इस समय मार्टिन व्हीलर, गार्डन चार्ल्स, लियोन वली और डी कोसाम्बी, क्रेमर आदि जो इतिहासकार हैं, यह जो है इसके समर्थक हैं। किसके? तो मेसोपोटामिया के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ईरानी बलूची संस्कृति के विकास में अगर हम बात कर ले तो इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक हैं आपका फेयर सर्विस, रोमिला थापर आदि। फेयर सर्विस की अगर हम बात कर ले तो फेयर सर्विस के अनुसार जो है यह बलूचिस्तान की नीला कुल्ली व राना
घुई तथा सिंह की आमड़ी व कोटदीजी की प्राग हड़प्पा प्राचीन संस्कृति की इस सभ्यता का उदय हुआ है, यह कहते हैं। क्या कहते हैं समझिएगा, थोड़ा सा शब्द टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप टेंशन ना लें। यहाँ पे देखिए, यह जो है यह क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं फेयर सर्विस रोमिला थापर। यह कहते हैं कि जो बलूचिस्तान की नीला कुल्ली राना घुई तथा सिंध की आमड़ी कोट दीजी है, यह प्राग हड़प्पा ग्रामीण संस्कृतियों की सभ्यता का उदय है। मतलब सब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के समय की यह काल है और यहाँ ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ है, यह कहते हैं इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, पूछ देगा कि किस इतिहासकार ने मेसोपोटामिया से तुलना की है हड़प्पा सभ्यता को, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। तो देसी प्रभाव है जो कि उतना काम का नहीं है, लेकिन एक बार सरकारी नज़र में देख लीजिए। इसके समर्थक कौन है, तो अमलानंद घोष है, धर्मपाल अग्रवाल है, बिजेट लॉन्चिंग है, आदि हैं। अमलानंद घोष ने बीकानेर क्षेत्र में सोथी संस्कृति की खोज कर इस ग्रामीण से संस्कृति में नगरीय सिंधु सभ्यता का उद्भव के क्या किया है, तो मान्यता प्रदान की है, मान्यता दी है। लेकिन अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग विचार है, हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें चीज़ों को समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार महत्वपूर्ण है, यही पूछे जाते हैं। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल रहा है वो कितना रहा है, तो याद रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम भारत की अगर हम बात कर लें या फिर बिहार की हम बात कर लें क्षेत्रफल की, तो इससे कई ज़्यादा है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप खुद कमेंट कीजिएगा कि भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है और बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो देख सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह कितने बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसका जो आकार है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार। कैसे त्रिभुजाकार है, जैसे मान कर चलिए यह भारत है, फॉर एग्जांपल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भारत है, ठीक है। और यहाँ पे मध्य क्या है, मध्य एशिया है, अर्थात अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल। तो जो था ना, ये है सिंधु घाटी सभ्यता, यह कहाँ था, तो इस प्रकार से फैला हुआ था। क्या था, इस प्रकार से फैला हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, त्रिभुजाकार। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा हम एक आपको पिक्चर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी हम छोटा सा एक आपको इंटरेस्ट जगाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस इतना जानना है कि इनमें से केवल 7 स्थल हैं जो कि काम के हमारे, जो जिसमें हमें पढ़ना होता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन है, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चुनहुदरो, चौथा है लोथल, पांचवा है कालीबंगा और छठा है आपका बनावली एवं सातवां है आपका धोलावीरा। ये जो 7 नगर हैं, 7 हम जगह की कह लें, यह जो है क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम इन 7 के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा जो कि कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दईमावदा जो कि महाराष्ट्र, एवं पश्चिम में दाक्ष नदी के किनारे बलूचिस्तान, और आपका पूरब में हिंद नदी के किनारे जो कि कहाँ पड़ता है, तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, इस सभ्यता की जो है बस्तियों को सर्वाधिक सकेंद्र सरस्वती नदी तथा इस सहायक घाट जो है घग्घर हाकड़ा नदी के मध्य था। समझिएगा क्या कह रहा है, इस सभ्यता की जो बस्तियां हैं वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई गई है, तो सर्वाधिक जो है सरस्वती नदी के पास पाई गई है। और कहाँ, तो और उसकी सहायक नदी जो है घग्घर घाघरा नदी के मध्य में इस सभ्यता की जो सर्वाधिक बस्तियां हैं, अर्थात हम कह लें लोगों का जो निवास का स्थान है वो था। ठीक है, सरस्वती नदी जो है यह विंसन नामक स्थान का विलुप्त होना माना जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो कि समझ लीजिए। पहला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यह फैला हुआ है, जो कि अफगानिस्तान में कहाँ है, तो सो तो गई में है, या फिर हम कह लें मुंडी गाक में है। जम्मू जो कि मांडा अभी हम देखें। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर या फिर सनौली। पंजाब में हड़प्पा, रोपड़, बाड़ा ये नाम से जाने जाते हैं। सिंध जो है यह मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, आमरी, आलमदुर्द और ये सभी जो नाम है ये आपका कहाँ है, तो सिंध के क्षेत्र में पड़ते हैं। देखिए अभी ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आके स्थान आपको बताएंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे चल जाइएगा कि हम बोल रहे हैं अफगानिस्तान की बात। हम मांडा बोलेंगे तो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। इस तरह से आप यहाँ पे याद रखिएगा। राजस्थान कालीबंगा, हरियाणा बनावली है, और आपका बलूचिस्तान जो कि कहाँ है, बालाकोट, डावरकोट। इस प्रकार से नाम आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा इसमें नाम नहीं पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो पूछते हैं वही हम करेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, जो 17वीं बीपीएससी देने वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान से देखिएगा, उनको थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं है दोनों को डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती की अगर हम बात कर ले तो उनका भी क्वेश्चन जो पिछले बार जो दिए हैं वो लोग देखे होंगे किस लेवल का था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो निर्धारण किया गया है ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हड़प्पा कालीन नगरों को 3 कालों में विभाजन किया गया है। कौन है, तो पहला है प्राग हड़प्पाई स्थल, जो कि इसमें आता है आपका अफगानिस्तान स्थित मुंडी गांव, बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, और आपका क्या आता है, तो परिया जोनोई घड़ी, राना घुंड और कुल्ली। ये जो सभी नाम है ये कहाँ पे है, तो यह सिंधु स्थित आमरी व कोट दीजी पंजाब स्थित हड़प्पा में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि राजस्थान स्थित कालीबंगा और हरियाणा स्थित राठी गढ़ी या फिर हम कह लें बनावली, ये सभी जो स्थल हैं वहाँ पे पाए गए हैं। इसका हम क्षेत्रफल एक तरह से कह सकते हैं, आपको बता रहे हैं। आगे है हड़प्पा स्थल। इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो है हम ऊपर के पेज में कर चुके हैं, तो यहीं पे हम टाइप कर दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, तो हड़प्पा उत्तर स्थल, जो कि यह आपका गुजरात स्थित रोजरी या फिर रंगपुर से प्राप्त किए गए हैं। 3 कालों के स्थल है, जिसमें हम अगर बात कर ले धोलावीरा है, राठीगढ़ी है, मांडा है। तो इस तरह से ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा। और ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। देखिए ये जो तीनों कालखंड है, ठीक है ना, इन तीनों कालखंडों के लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हमें उस मतभेद के अंदर नहीं जाना है, हमें बस एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको समझते चलना है। ठीक है, अगर बढ़ते हैं आगे, तो सबसे पहले हम अगर बात कर ले परिपक्व हड़प्पा काल, जो कि इसका माना गया है काल कब से, तो 2500 ईसा पूर्व से आपका 1800 ईसा पूर्व तक इसके काल को माना गया। किसके, तो परिपक्व हड़प्पा काल को। काल याद रखिएगा, काल ही पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगर हम प्रजातियों की हम बात कर लें, तो इस सभ्यता में भू मध्य सागरीय प्रोटोलास्ट, जो कि काकेशियन, मंगोलाइड एवं हम अगर बात कर ले आगे, तो अल्पाइन प्रजाति के साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो अल्पाइन महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, अल्पाइन नाम याद रखेगा। इनमें से सिंधु क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रथम प्रजातियां थी वह कौन थी, तो देखिए एकदम कितना डिटेल में आपका हम जो है पीडीएफ बना कर लाए हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट देखिए, प्रथम प्रजातियां जो है सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन है, तो प्रोटो आस्ट्रेलाइड है। यह जो है यह प्रथम प्रजाति मानी गई है किसकी, तो सिंधु घाटी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी है, इसको समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन यह क्या है, थोड़ा समझते हैं। इसको कई बार आपको बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता है। क्या है, कैसे है, आज हम क्लियर कर देते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह नगर नियोजन थी, अर्थात नगरीय विशेषता थी। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक नगर दो भाग में विभक्त थे। पहला पश्चिमी टीले, जो कि क्या कहते थे इसको, दुर्ग टीला। दुर्ग क्या होता है, तो दुर्ग प्यारे साथी बड़े से दरवाजा कह लें या फिर गेट कह लें या फिर द्वार कह लें, इसी को तो हम दुर्ग कहते हैं। आगे जब आपको पढ़ाएंगे मौर्य वंश, तब आप चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि दुर्ग का निर्माण पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए कितना करवाया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या है, तो पूर्व टीले, जिसको आवास क्षेत्र कहा जाता था। पूर्वी टीले में सामान्य नागरिक, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक आदि ये सभी लोग रहते थे। मतलब मिडिल, हम कह लें मिडिल क्लास के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये कहाँ रहते थे, तो ये प्यारे साथियों आपका पूर्वी टीले में रहते थे। और पश्चिमी टीले में कौन रहते थे, तो पश्चिमी टीले में शासक वर्ग रहते थे। याद रखिएगा, उस समय भी क्या थे, तो उस समय भी जो नगरीय व्यवस्था थी, ये नगरीय व्यवस्था में भी विभक्त थे कि कौन लोग कहाँ रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पश्चिम टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। देख सकते हैं आप, हमने क्या बोला, पश्चिम जो टीला है यह था क्या, तो रक्षा से घिरा हुआ था। मतलब यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ रक्षा से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ विशेष लोग रह रहे होंगे, जैसे शासक लोग रह रहे होंगे, राजकुमार, राजकुमारियाँ, ये लोग रहते होंगे। ठीक है, मंत्री, अमात्य, ये सब रहते होंगे। वहीं अगर हम बात कर ले पूर्वी टीला की, तो यहाँ पे उस नगर के श्रमिक लोग रहते थे, जिसमें हम कह लें अगर व्यापारी हो गए, किसान हो गए, ये सब लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, कालीबंगा का जो दुर्ग है और नगर क्षेत्र, ये दोनों क्या थे, तो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल व सुटकांद्रा का संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, और चान्होद्रो एकमात्र ऐसा नगर था जो कि दुर्गीकृति नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, एकमात्र ऐसा नगर जो आपसे पूछ दे जिसका दुर्गकृति नहीं की गई थी, अर्थात हम इसको बात कर लें तो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसके चारों ओर दुर्ग बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप कौन था वो, चान्होद्रो। फिर हम चौथे स्थल पे आते हैं। चौथा स्थल है अपना धोलावीरा। धोलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। देखिए, अभी हमने आपको क्या बता दिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जो ढांचा है वो हम आपको बताए हैं। इसमें क्या बताए हैं, पहला है कालीबंगा, जो कि एक दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ों से घिरा हुआ था, अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। लोथल की अगर हम बात कर ले तो ये संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा था। तीसरा है चान्होद्रो, जो कि एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ पे दुर्गीकृति नहीं की गई थी। और चौथा है आपका धोलावीरा, जो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा व्यवस्था थी, यह जो नगर है 3 इकाइयों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों को आप समझें, जिसमें आपको क्लियर होगा कि यह जो था महत्वपूर्ण नगर था, महत्वपूर्ण स्थान था किसका, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है यहाँ पे, नगर का जो मुख्य मार्ग है यह उत्तर से दक्षिण तथा दूसरे मार्ग पूरब से पश्चिम परस्पर समकोण पर काटते थे। मतलब समझिएगा कहता क्या है, नगर का जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग अगर हम बात कर लें, यहाँ पे मुख्य मार्ग है, तो कहता क्या है, यह कह रहा है आपको उत्तर से दक्षिण, उत्तर से आपको क्या कहता है, उत्तर से यहाँ पे बना देते हैं हम, उत्तर से दक्षिण, और क्या कह रहा है, दूसरे मार्ग पूरब से पश्चिम, यह परस्पर एक दूसरे को समकोण में काटता है। अर्थात हम अगर बात कर ले क्लियर बाइज, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, यह दुर्ग है और यह दुर्ग जो है यह इसको कवर कर रहा है। ठीक है, और यह दुर्ग जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर कवर करता है। ठीक है, उम्मीद करें चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक यहाँ पे चीज़ को अच्छे से समझना होगा, 1-2 बार देखिएगा, और किताब हो तो ज़रूर से उसको रीडिंग मारिएगा। ये लेक्चर देखने के बाद किताब को अगर रीड मार लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे समझिएगा,
अपवाद मोहनजोदड़ो सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति का पर नाली की भी व्यवस्था की गई थी। अब देखिए उस समय की बात की जा रही है, समझ सकते हैं आप, जिस समय सभ्यता पूरी तरह से विकसित भी नहीं था, जिस समय लोग बोलना ठीक से नहीं जानते थे, लिखना ठीक से नहीं जानते थे, एक दूसरे की भाषा तक नहीं जानते थे, उस समय की बात की जा रही है। क्या तो उस समय नगरों में जो थी, नगर में जो पानी का जो निकास था उसे नाली के माध्यम से प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे नाली की भी व्यवस्था थी। समझ सकते हैं कि कितना विकसित था, जिसमें कूड़ा कटकर एकत्रित करने के लिए एक जगह क्या बनाया गया था, तो मेन होल बनाया गया था। अभी भी आप देखते होंगे अपने क्षेत्रों में जो पूरा पानी का निकास होता है, इस पानी के निकास में एक मेन होल होता है। वहाँ पे क्या होते हैं, तो वहाँ पे एक बारकेडिंग होता है, लोहे का बारकेडिंग होता है, जो कि क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जितने भी इस पानी से, इस नाली से जो भी कचरा वगैरह आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं, इन सभी को यहीं पे रोक दिया जाता है। और वही बात यहाँ पे की जा रही है। क्या तो पानी के निकासी के लिए तथा कूड़ा कचरा को रोकने के लिए वहाँ पे मेन होल भी बनाए गए थे। ये समझ सकते हैं आप कितना यहाँ पे विकसित था। इस सभ्यता के घरों के दरवाजे एक खिड़कियाँ व प्राय मुख्य सड़क की ओर न खुलकर क्या होती थी, गलियारे में खुलती थी। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम वर्तमान अब समय की अगर बात कर लें, तो जैसे हम लोगों का घर ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये घर जो है, यह हम लोग का जो द्वार होगा, हम लोग का जो गेट होगा, दरवाजा होगा, वो क्या होगा, तो फ्रंट में होगा, सामने। लेकिन इस सभ्यता के जो लोग थे, यह फ्रंट में नहीं रखते थे, यह कहाँ रखते थे, तो अपने घरों के पीछे अपने दरवाजे को रखते थे, ठीक है। और इधर जो था, इधर क्या होता था, इधर सिर्फ दीवार होता था। तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने क्या बात किया, यह बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इस सभ्यता में भवन प्रायतः द्विमंजिली होते थे। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवनों का निर्माण होता था वह द्विमंजिली था, त्रिमंजिली था, या फिर एक मंजिली था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे द्विमंजिली। देखिए क्वेश्चन 20 से ही बनते हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इसलिए कंटेंट पे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। भवनों में प्राय पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता है। अपवाद कालीबंगा, जो कि अपवाद है, जो कालीबंगा में यह साक्ष्य मिले हैं, यह एक अपवाद है, पूर्णतः सत्य नहीं है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ईंट का आकार जो रहा है यह कितना रहता था, तो याद रखिएगा 4:2 था, ठीक है। उस समय के ईंट का जो आकार कह ले, या फिर हम रेडियस कह लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो यह जो ईंट होता था कच्चा होता था, जो कि इस प्रकार याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत जो है यह लोथल में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है, लोथल में। जबकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागाड़, जो कि इसकी अगर हम बात कर ले तो ये कितनी है, कितने मतलब इसकी अथी है, वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा 45 × 15 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है अन्नागाड़। जी कि अन्नागाड़ क्या होता है, तो एक स्नानगार होता है। इस तरह से रहता है, और इसमें क्या करते हैं, तो इसमें लोग स्नान करते हैं, ठीक है, इसमें स्नान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ हमने समझा। अब हम बढ़ते हैं क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्ट्रक्चर हम बताएं आपको, नगरीय स्ट्रक्चर बता दिए आपको, कौन कौन से विशेष नगर है इसको भी बताएं हम आपको, वहाँ की रहने की व्यवस्था बताएं आपको। अब हम बढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इसमें कुछ खास वर्णन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, ठीक है, किसके हाथ में, वणिक वर्ग के हाथ में था। और यस्टुड पीटर ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है, ठीक है। किसने लगाया है, तो स्टुअर्ट पीगट ने। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन। इस सभ्यता में समानता पूर्वक समाज था, ठीक है। यह सभ्यता जो था यह क्या था, तो समान मूल्य समाज था, मतलब समानताएं थी, ठीक है।
और हम अगर बात कर ले तो जिसमें मुख्यतः 4 वर्ण होते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि आगे भी 4 वर्ण होते हैं, लेकिन आगे कौन वर्ण होते हैं यहाँ देखिएगा। पहला वर्ण विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, इसी के बाद अपना वैदिक काल प्रारंभ होगा चैप्टर, जिसमें हम एक उत्तर, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। वहाँ पे भी हम 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था देखेंगे, जिसमें पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आता है क्या, आप लोग जल्दी से कमेंट करते चलिए, तीसरा कौन से आएंगे। 2 चीज़ हम बताए हैं, तीसरा कौन आएगा, चौथा भी बता दें, क्षुद्र आएगा, तीसरा कौन आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो ये व्यापारी जो यह हम समाज थी, यह कितने भागों में बटी थी, आपसे पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह कितने भागों में सामाजिक तौर पे बटी हुई थी, तो याद रखना है यह 4 तौर पे बटी थी। पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो ने से नारी मृत्युमुक्ति की अत्यधिक संख्या को देखने हुए सेंधव सभ्यता का जो है इसको मातृ सत्तात्मक समाज कहा गया है। अर्थात हम अगर बात कर लें, समाज कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मातृ सत्तात्मक होते हैं, पितृ सत्तात्मक होते हैं, इस प्रकार से। तो जो हड़प्पा सभ्यता था यह क्या था, तो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न स्थलों से सौंदर्य प्रशासन की कुछ सामग्री प्राप्त हुए हैं, जिसमें चानहोदरों में से क्या हुए हैं, तो लिपस्टिक, इत्र व काजल। ठीक है, यह कहाँ से, तो चानहोदरों से। हड़प्पा से काजल, धोलावीरा से मिट्टी का गंधा, मोहनजोदड़ो से बालों का पीन, ये सभी चीज प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा ओवर बड़ा हो जाने का कारण आप फिर देख नहीं पाएंगे। शुरुआत में अभी प्रेशर नहीं लेंगे, छोटा छोटा हम टॉपिक को माध्यम से कवर करते चलेंगे। तो ये हम कल के टॉपिक के लिए छोड़ देते हैं। क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन है। उसके बाद हम क्या अध्ययन करेंगे, तो हम करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे ये आर्थिक जीवन है। उसके बाद हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सभ्यता का धर्म क्या था, सभ्यता का पतन क्यों हुआ, ये सभी कुछ चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए, अभी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात कर लें, या फिर हम बात कर लें बीपीएससी प्रीलिम्स की 70वीं की, बहुत टाइम है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और अच्छे से तैयारी करने का बस 2 ही मार्ग है। पहला, कॉन्संट्रेट बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, किताबों पे पकड़ बनाइए। कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको सफलता नहीं दिला सकता है। हम शुरू में भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, प्रैक्टिस सेट बस क्या होता है, तो आपके तैयारी का आकलन करने के लिए होता है। साथ ही वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। सफलता दिलाने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक है, और थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, बुक से पढ़ें, या फिर किसी भी सोर्सेस हो, लेकिन थ्योरी जरूर पढ़िए। ठीक है, तो आज हम इसी बानी के साथ विराम देते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।